नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। साइबर हमले की एक बड़ी खबर है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हैकर्स के निशाने पर देश के स्वास्थ्य संस्थान एम्स के बाद अब आईसीएमआर पर साइबर हमले की खबर। 24 घंटे में 6000 बार से ज्यादा हैकिंग की कोशिश। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के दिखे तीखे तेवर। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी संभव। आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में दिखा कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 18,600 के ऊपर बंद, लेकिन निफ्टी बैंक में करीब 200 अंकों की गिरावट। सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत देने की तैयारी। यूरिया का मिनिमम फिक्स कॉस्ट बढ़ाने पर विचार। दूसरे नियमों में भी मिल सकती है छूट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और फीफा वर्ल्ड कप में जोरदार टक्कर जारी। ब्राजील ने साउथ कोरिया को 4-1 से रौंदा। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को हराया। और सबसे पहले बात देश के स्वास्थ्य संस्थानों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं साइबर हमलों की। पहले एम्स पर साइबर हमले की खबर थी और उस पर काम चल रहा था, और इस बीच अब ये खबर आ रही है कि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च पर 24 घंटों के अंदर 6000 बार साइबर अटैक हुआ है। इस पर डिटेल लेते हैं हमारे संवाददाता आयुष्मान हमसे जुड़े हुए। आयुष्मान, बताएं खबर क्या है? देखिए मनोज, सबसे अहम खबर ये है कि एक तरफ जो साइबर अटैक हैं वो स्वास्थ्य संस्थानों पर बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि एम्स के जो करीब करीब 50 सर्वर्स हैं उन सभी को हैक किया गया। तमाम ओपीडी ऑनलाइन सुविधाएं जो हैं वो ठप हैं एम्स में। लेकिन ऐसे में हमारे एक सूत्र ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है कि ये साइबर हमले सिर्फ और सिर्फ एम्स पर हो रहे थे, बल्कि आईसीएमआर जो कि हेल्थ रिसर्च के लिए सबसे बड़ी संस्था है देश में, 30 नवंबर को हांगकांग बेस्ड एक साइबर हैकिंग आईपी एड्रेस से दिन भर में 6000 बार आईसीएमआर की जो वेबसाइट है उस पर अटैक हुआ। इसके बाद आईसीएमआर को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की तरफ से एक नोट भी जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि आपको ये अटैक कहां से झेलना पड़ रहा। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और जो सिक्योरिटी पैचेस थे और फायरवॉल सिस्टम था वो ठीक था, इसलिए वो वेबसाइट को भेद नहीं पाए। लेकिन ये बात जरूर वहां पर बताई गई आईसीएमआर को कि आपको कंटिन्यूअसली इसे अपग्रेड करना होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो स्पेस है वो वल्नरेबल बन सकता है। और ऐसे में बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि आपके हेल्थ रिसर्च की जो डेटा है वो अटैक के अंदर आ सकते हैं आने वाले समय में। और इसलिए अभी फिलहाल आईसीएमआर के अधिकारियों ने ये बताया है कि वो जो वेबसाइट है उसे ब्रीच नहीं किया गया, लेकिन एनआईसी की तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई है कि एक दिन में 6000 बार कोशिश की गई आईसीएमआर के वेबसाइट को हैक करने की। आईपी एड्रेस को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया और ब्लॉक लिस्ट कर दिया गया है। जी, तो ये एक दो बातें तो इसमें बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रही है। एक तो ये है कि जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े, उनको टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी जैसे एम्स में क्या हुआ, उसकी क्या डिटेल है, ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी ये भी साफ है। अब आईसीएमआर पे हुआ है, तो इनका आईटी बैकबोन कौन है, का कौन सी संस्था इनकी देखभाल करती है, और ऐसे जो सरकारी संस्थान हैं क्या वहाँ एक बड़े खतरे की आशंका भी नहीं देखी जाएगी इस तरह की खबरों के बीच? जी बिल्कुल, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि एक नोडल एजेंसी है और वो तमाम जो कार्यान्वयन है ये इस पूरी संस्थाओं का वो देखती है। उनकी एक अपनी डेडिकेटेड लाइन भी है। और जब सूत्रों ने मनी कंट्रोल को यही बताया कि एक गाइडलाइन दी गई है जिसमें सिक्योरिटी पैचेस को, फायरवॉल सिस्टम को कंटिन्यूअसली अपडेट करने की बात बताई जा रही है। हालांकि ये तमाम सिस्टम धरा का धरा रह गया, हमने एम्स में ये देखा। और अभी भी तमाम टॉप की देश की खुफिया एजेंसीज इस बात की जांच कर रही
नहीं है, फेज मैनर में ओपीडी सिस्टम और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बहाल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का जो स्पेस है, जो खतरा है, वो एनआईसी को भी ये दिख रहा है। और तमाम जो स्वास्थ्य सेवा को लेकर पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जितना भी प्रोग्राम है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ रिसर्च की, उसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की बात एनआईसी ने भी इन संस्थानों को कही है। हालांकि आईसीएमआर के अधिकारी इस कहानी पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साफ किया है कि वो जो तमाम प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं और एक मॉनिटरिंग एक फेज वाइज बेसिस में वो तमाम पूरी चीजों का ध्यान रखते हैं ताकि इस तरीके के साइबर हमले से बचा जा सके। लेकिन एम्स में अटैक होने के बाद जरूर ये बात सामने आ गई है कि किस तरीके से वो जो तमाम बड़े डेटा हैं पेशेंट सेफ्टी को लेकर या पेशेंट की डिजीज को लेकर, उसको किस तरीके से सेफगार्ड किया जाए, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आयुष्मान भारत कार्ड की बात हो रही है, कैसे आप पेशेंट केयर डेटा की सेफ्टी इंश्योर करेंगे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बनकर उभर रहा है आने वाले समय के लिए। चलिए आयुष्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अहम ये खबर है इस लिहाज से भी कि जो ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक 2023 में जो दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे होंगे उनमें से एक ये भी है, साइबर अटैक का खतरा और ख़ासकर रैंसमवेयर का खतरा, जहां फिरौती मांगी जाती है और इससे सरकारी, प्राइवेट, निजी सभी संस्थान प्रभावित हो सकते हैं। पढ़ते हैं खबरों में आगे। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और इससे पहले बाजार की नज़र इस पर टिकी हुई है। आरबीआई ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है, ये अनुमान है। क्या है अनुमान, कितनी बढ़ोतरी? हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज जी बताएं, क्रेडिट पॉलिसी में क्या फोकस हो सकता है और कितना बढ़ता हुआ देख सकते हैं ब्याज दरें? देखिए, आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ ग्रोथ मैनेज करना है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी। इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर आपका इम्पोर्टेड है तो उसके प्रेशर में काम करना पड़ेगा। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेट हाइक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस बार शायद 35 बेसिस पॉइंट या 25, हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड है, लोगों को ज़्यादातर लगता है कि शायद 35 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डीके जोशी क्रिसिल को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। टेपर डाउन इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पे फोकस सरकार का तो है, आरबीआई का भी होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों में आपने देखा होगा क्रेडिट ग्रोथ जो है 18 से 20% पे गई है और लिक्विडिटी क्रंच ना हो, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी उतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स अभी उतने बढ़े नहीं हैं। तो ये बीच बीच में रिपोर्ट्स भी आई हैं और आरबीआई इसकी चिंता भी जाहिर कर चुका है कि डिपॉजिट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक ना करके भी वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए 25 या 35 के बीच में एक बात ये चल रही है। दूसरा एक सवाल ये उठ रहा है कि इन्फ्लेशन लगातार नीचे आया है, तो क्या वो अपने टारगेट्स को कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसमें शायद नहीं चेंज करेंगे, ना टारगेट चेंज करेंगे, ना ही जो जीडीपी का ग्रोथ चेंज करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हालांकि उनका जो उन्होंने लक्ष्य रखा उससे बहुत नीचे आना है और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो विंटर सीजन होता है इसमें खास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से गिरता है और क्रॉप जो आने वाली वीट की है वो भी बहुत रोबस्ट होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4 महीनों में इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे आएगा, तो शायद कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आरबीआई कल अपने रुख में कोई बदलाव कर सकता है क्या? वो अपनी कमेंट्री को चेंज कर सकता है? तो कमेंट्री फिलहाल वो चेंज नहीं करेंगे, हॉकिश ही रखेंगे। वो फरवरी की पॉलिसी जब आएगी उसमें वो अपने कमेंट्री में या रेट को पॉज कर दें, वो हो सकता है, लेकिन अभी फरवरी तक डेटा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे मूव होता है, सरकार की प्लानिंग बजट के तौर पे कैसे दिखती है और फेड क्या करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें फेड से कंट्रोल हो रही हैं। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो उस पर सारी कुछ कमेंट्री होगी, लेकिन मोटे तौर पे आप समझिए कि रेट हाइक होगी, कमेंट्री हॉकिश रहेगी और कोई भी टारगेट चेंज नहीं होंगे, ना तो जीडीपी के और ना ही इन्फ्लेशन के। तो कल देखिए क्रेडिट पॉलिसी लाइव और उसके बाद विश्लेषण। और अब बात करते हैं मार्केट की।
खराब ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में कंसोलिडेशन का मूड दिखा। सेंसेक्स 208 पॉइंट गिरकर 62,626 पर बंद हुआ और निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 18,643 पर। वहीं आज पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों में तेजी रही। आईटी, मेटल, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। और मार्केट का बाकी हाल समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज की हाइलाइट्स क्या रही मार्केट में? तो देखिए, बाजार कल आरबीआई पॉलिसी है उसके पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रही है। इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते हमने 7-8 दिन की लगातार तेजी देखी थी, उसके 1-2 सत्रों के बाद आपने थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिखाया है। खास करके आप देखेंगे तो लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली है। आज जो स्टैंड आउट सेक्टर था वो था सरकारी बैंक्स का पीएसयू बैंक इंडेक्स, जो एनएससी पे है, सबसे टॉप गेनर हो रहा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद यहाँ खरीदारी दिखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटल, आईटी शेयर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, खास करके एफआई डेस्क पे। तो ओवरऑल बाजार की बात करें तो आरबीआई पॉलिसी के पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का मूड। और ये बताइए कि गेनर्स और लूजर्स का हिसाब किताब क्या रहा आज निफ्टी में? देखिए, जहां तक कि निफ्टी का सवाल है, यहां आपको दिखेगा गेनिंग साइड पे अदानी एंटरप्राइज। पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ करेक्शन हो रहा था, लेकिन आज के सत्र में लगभग 100 रुपए का बाउंस बैक ये स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा सीमेंट और एफएमसीजी शेयर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। एचयूएल, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में आधे से 1% तक की तेजी आपको नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको मेटल स्टॉक्स दिखेंगे। बीपीसीएल दिखेगा जो लगभग 3% नीचे था। टाटा स्टील, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आज दर्ज हुई। मिड कैप्स में काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। गेनर्स की बात करें तो आज जिंदल स्टेनलेस काफी सारी बल्ड डील्स के बाद 10% ऊपर पाया गया। आईडीबीआई बैंक, वेस्ट लाइफ डेवलपर्स यानी मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी है वो, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स में आपको 5 से 6% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड में आपको दिखेगा कि थोड़े बहुत रियल एस्टेट शेयर्स और फिनटेक शेयर्स, खास करके पीबी फिनटेक जहां लगभग 4% की गिरावट थी। रेमंड वोखार्ड और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा में आपको 2 से 3% की गिरावट दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतिन। और बर्नस्टीन की एशिया क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी की सीनियर रिसर्च स्ट्रैटेजिस्ट रूपल अग्रवाल का कहना है कि भारतीय बाजारों ने आउट परफॉर्म किया है। चाइना +1 पॉलिसी से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। लंबी अवधि में भारत में निवेश फायदेमंद रहेगा। Resilience that Indian markets have shown in recent time periods is something that one cannot really ignore. I think there are clearly tailwinds which are emerging for India, especially for the longer run, because of, again, what has played out from a geopolitical standpoint. There are clearly, supply chains moving out of China, and, India offers that potential, of both being a great production house as well as, more from a consumption perspective. So I think longer term tailwinds are there. There are clearly concerns around valuations when it comes to Indian markets, so that cannot be ignored. So shorter term, I do think that there are risks. One needs to be a little bit more cautious when adding more India exposure. But I think longer term, there are a lot of opportunities. कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक के बीच विपक्ष के तेवर बहुत तीखे दिखाई दिए। और ज़्यादा जानकारी लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए कि सत्र में सरकार का एजेंडा क्या है और विपक्ष क्या करने वाला है? देखिए, दरअसल ये कहने को तो शीतकालीन सत्र है, लेकिन काफ़ी गर्माहट रहने वाले इस सत्र में, और उसकी झलक आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उसी वक्त मिल गई। क्योंकि सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, मुझे लगता है उस पूरे सत्र के दौरान छाए रहेंगे, जो कि 29 दिसंबर तक चलना है। उनमें महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस पर पहले भी चर्चा हुई है, उस पर विपक्ष फिर से एक बार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब से अलग हट करके आर्थिक आरक्षण का मुद्दा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, वो मुद्दा भी यहाँ पे छाया रह सकता है। और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जो आरोप सरकार पर लगता है, वो भी आरोप फिर से विपक्ष यहाँ पे उठाता हुआ दिखेगा। लेकिन इससे पहले कि विपक्ष ये मुद्दा उठाने का माहौल बनाएगा, तब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके रहेंगे। तो उन नतीजे दोनों पक्षों के तेवर पर कहीं पानी डालता हुआ दिखेगा, कहीं उस तेवर को उग्र करता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बीच सरकार की कोशिश होगी कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराया जाए, जिसमें 16 नए बिल
पेश करने का प्रस्ताव रखा गया है। उसमें आपको खासतौर से कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में बदलाव का बिल हो, मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाने वाले मीडिएशन बिल हो, तो इस तरह के 16 बिल है जिसको सरकार पारित कराने की कोशिश करेगी। लेकिन जो बिल पारित नहीं होने की संभावना है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें बैंकों के निजीकरण से जुड़ा हुआ बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल और साथ ही साथ यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल। शायद ये 3 बिल इस सत्र में आता हुआ ना दिखे, हालांकि अभी 100% कहना सही नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर सबकी नजर रहेगी कि सरकार सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश करेगी, यानी चालू कारोबारी साल के बचे हुए महीने में किन किन मदों में खर्च बढ़ाने जा रही है और किन किन मदों में खर्च घटाने जा रही है। ये भी काफी दिलचस्प होता है, खासतौर से बाजार के लिहाज से और सोशल सेक्टर के लिहाज से। तो लक्ष्मण जी, सत्र से थोड़ा बाहर निकलते हैं, सरकार की बात करते हैं। ये खबर है कि यूरिया के फिक्स्ड कॉस्ट में सरकार कुछ राहत देने की बात कर रही है, बढ़ोतरी करने की बात कर रही है। क्या है डिटेल? देखिए, यहाँ पे 3 मोर्चे पर राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। पहला तो ये है कि यूरिया का जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, यानी यूरिया के उत्पादन में जो लागत होती है, खासतौर से प्लांट मशीनरी को लेकर के, सैलरी को लेकर के, इस तरह के जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी सरकार जो समीक्षा करती है वो 2003 के बाद नहीं हुई है मोटे तौर पर, उसकी समीक्षा करके उसको बढ़ा सकती है। कितना बढ़ाया जाए वो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 12% साल दर साल के हिसाब से आप इसमें बढ़ोतरी करिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो एक बड़ी राहत होगी और इस मुद्दे पर इंडस्ट्री और सरकार के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऐलान किया जा सकता है। दूसरा, जो एमआरपी तय होता है पीएनके फर्टिलाइजर का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर लिया जाता है, तो कंपनियों की मांग है कि उसको इससे अलग किया जाए और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। और तीसरी बात, यहाँ पे पीएनके फर्टिलाइजर जो होता है उसकी सरकार एमआरपी पहले तय करती थी बाजार कीमत के आधार पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ने लगी, घरेलू बाजार में कीमतें ना बढ़े, इसके लिए इस फैसलों को फिलहाल रोक दिया गया था। तो वापस से मार्केट बेस्ड एमआरपी की व्यवस्था पीएनके फर्टिलाइजर के लिए शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे। सरकार किसानों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक पोर्टल बनाने जा रही है। इसमें फोन से ही बीज, फर्टिलाइजर, फसल बिक्री और फसल बीमा से जुड़ी शिकायतें दर्ज हो पाएंगी और इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। तो क्या है डिटेल, समझते असीम मनचंदा से। बताएं असीम, कब से ये पोर्टल चालू हो जाएगा सबके लिए? देखिए, जमीन पर किसानों को कई सारी परेशानी का सामना जो करना पड़ता है। कभी उन्हें बीज नहीं मिलते, कभी खाद की शॉर्टेज जो है वो होती है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम देते हैं, लेकिन जब उनको मुआवजा मिलता है तो काफी कम मिलता है और एफसीआई के अधिकारी जो है उनको परेशान करके उनकी फसल जो है वो नहीं खरीदते। तो अब इसकी शिकायत सीधे जो है वो केंद्र सरकार से जो कर पाएंगे। इसके लिए सरकार जो है फार्मर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसके जरिए जो किसान है वो एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर कॉल के जरिए या फिर ऐप के जरिए अपनी शिकायत जो है वो पोर्टल पर दर्ज जो है वो करा सकते हैं। इसके लिए 3 टायर मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि 3 चरणों के अधिकारी जो है इसको देखेंगे, उसकी शिकायत की जांच करेंगे, उसका निवारण जो है वो किया जाएगा। खासतौर पर सरकार ने इसका ट्रायल ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू जो है वो कर दिया है। वहां पर किसानों से फीडबैक लेने की शुरुआत जो है वो भी कर दी है। तो अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो सरकार जनवरी में इस पोर्टल को पूरे देश में किसानों के लिए लॉन्च जो है वो कर सकती है, जिससे किसान अपनी सीधी शिकायत जो है सरकार के पास कर सकते हैं और उसका समाधान जो है किसानों को मिलेगी। शुक्रिया असीम। और अब बात बजट की। बजट में सरकार का खास फोकस रेलवे पर रहता है, इस बार भी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में रेलवे का आवंटन 25 से 30% तक बढ़ा सकती है। और इस खबर की डिटेल लेते हैं, रेलवे कवर करती है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। बताएं दीपाली, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इस बार अगर हम जीपीएस की बात करें, बजटीय सहायता की बात करें, तो रेलवे को 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन मिल सकता है। काफी अहम ये साबित होगा और खास तौर पर जो फोकस रहेगा वित्त मंत्री का, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए और कैसे इसका एक्सपेंशन किया जाए, इस पर देखने को मिलेगा। अगर स्पेसिफिक एरियाज की बात करें तो रोलिंग स्टॉक की संख्या बढ़ाने, ट्रैक्स की डबलिंग करने और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट जो रेलवे लेकर चल रही है अगले
5 से 6 साल में इन सभी मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एलोकेशन बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अगर पैसेंजर्स के हिसाब से बात की जाए, रोलिंग स्टॉक के हिसाब से बात की जाए, तो वंदे भारत को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमें आने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन्स के मैन्युफैक्चरिंग का अनाउंसमेंट भी इस बजट में किया जा सकता है। नई वंदे भारत इसलिए क्योंकि स्लीपर के साथ इन नई वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च करने की योजना है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को लेकर है। पिछले बजट की बात करें तो 2000 किलोमीटर को इसके अंडर लाने का ऐलान किया गया था और सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस बार भी इसका एक्सपेंशन होता हुआ हमें दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। और यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एयरपोर्ट और माफ कीजिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम पर फ्रॉड की दरें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। DRI की सालाना रिपोर्ट आई है और इसमें फ्रॉड के मामलों में 40% की बढ़ोतरी दिख रही है। आलोक प्रियदर्शी के पास चलते हैं। बताया आलोक, DRI की रिपोर्ट की डिटेल क्या है? देखिए, सरकार लगातार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम्स चलाती है, लेकिन DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो सालाना रिपोर्ट आई है उसमें बड़े पैमाने पर ड्यूटी इवेजन का खुलासा हुआ है। जो DRI की सालाना रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इंपोर्ट रिलेटेड ड्यूटी इवेजन है उनमें 40% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। और ख़ास तौर से जो एक्सपोर्ट से जुड़े जो कई सारी स्कीम जो सरकार लगातार चलाती है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, MEIS, FMS, ACIS जैसे स्कीम्स हैं, इसमें लगातार गलत डिक्लेरेशन और धोखाधड़ी से ड्यूटी इवेजन करने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर देखें तो एक्सपोर्ट से जुड़े जो कमर्शियल फ्रॉड है करीब 187 मामले सामने आए हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक से जुड़े हुए जो ओवर वैल्यूएशन के मामले हैं वो करीब 49 दर्ज हुए हैं। इसके अलावा EPCG से जुड़े हुए 29, एडवांस लाइसेंसिंग से जुड़े हुए 27 फ्रॉड DRI ने पकड़े हैं। इसके अलावा गलत डिक्लेरेशन के कुल 42 मामले भी दर्ज हुए हैं। ACJT के साथ जो MP डंपिंग ड्यूटी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग उसमें फ्रॉड या गलत काम करने के लिए एक तरह से कोशिश की है, जो कि पकड़े गए हैं। DRI की जो सालाना रिपोर्ट है अगर ओवरऑल देखें तो 40% की बढ़ोतरी इंपोर्ट रिलेटेड हुए हैं, क्योंकि अगर देखें तो पिछले साल जो ड्यूटी इवेजन का पूरा जो फिगर था वो 2810 करोड़ का था, जो इस साल बढ़कर अगर FY 21-22 में बात करें तो 3924 करोड़ हो गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 40% मामले बढ़े भी हैं। तो ये जो ड्यूटी इवेजन और तमाम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर मामले DRI की सालाना रिपोर्ट में दर्ज हुए हैं। शुक्रिया आलोक। और अब बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप फीवर की। राउंड ऑफ 16 में 2 अहम मुकाबले कल खेले गए। क्रोएशिया और जापान का मुकाबला कांटे का रहा और दोनों टीमें तय और अतिरिक्त वक्त में 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद हुआ टूर्नामेंट का पहला पेनल्टी शूटआउट, लेकिन शूटआउट में हीरो बनकर उभरे क्रोएशिया के गोलकीपर लिवाकोविक। उन्होंने जापान के 3 पेनल्टी किक रोककर क्रोएशिया को अजय बढ़त दिला दी। कल रात राउंड 16 का दूसरा मुकाबला हुआ दुनिया की नंबर 1 टीम ब्राजील और साउथ कोरिया के बीच। इस मैच में ब्राजील ने पूरी तरह से अपना दबदबा रखा और पहले ही हाफ में साउथ कोरिया पर 4 गोल दाग दिए। कोरिया ब्राजील के सामने ज़्यादा कुछ दम नहीं दिखा पाया, फिर भी वो खेल ख़त्म होने से पहले 1 गोल मारने में कामयाब रहे। नतीजा 4-1 से ब्राजील के पक्ष में रहा। और आज रात भी राउंड 16 के 2 अहम मुकाबले हैं। पहला मुकाबला रात 8:30 बजे मोरक्को और स्पेन के बीच। यहाँ पर स्पेन का पलड़ा भारी माना जा रहा है, हालांकि मोरक्को ने भी अभी तक शानदार खेल दिखाया है। मोरक्को ऐसी टीम है जिसने टूर्नामेंट में अभी तक कोई गोल नहीं खाया है। जो एकमात्र गोल उस पर हुआ वो भी सेल्फ गोल था।
राउंड ऑफ 16 का दूसरा और आखिरी मैच आज रात 12:30 बजे खेला जाएगा, जहां पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड की टक्कर होगी। आज के इस मैच पर सबकी निगाहें पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो पर रहेगी। और आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनल्स पर फ्री देख सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।